Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we have started a series on modern history of India. This is lecture number 2. In this lecture, we will talk about the advents of Europeans in India. लास्ट लेक्चर में मैंने सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताई थी कि किस फॉर्म में हम लोग जो है सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे. इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में अलग अलग कंट्रीज जो यूरोप से आई और इंडिया के ऊपर उन्होंने ट्रेड रिलेशंस एक मेंटेन किया, और ब्रिटिशर्स तो हमारे इंडिया पे रूल करके गए. तो ये किस तरीके से कंडीशंस हुई हैं, क्या ऐसी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल रही कि ये कंट्रीज इंडिया की तरफ आई, ट्रेड रिलेशंस मेंटेन किया. तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. आपको सभी चीज़ें समझने आएंगी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ऑफ इंडिया में, और साथ साथ आप इनके क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली जो है अप्रोच कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो वी आर श्योर यू नो क्वाइट समथिंग अबाउट एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न. तो आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो आप एंशियंट और मिडाइवल का नॉलेज रखते हैं. एंड द इंडिया दैट वी सी टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी ट्रांसफॉर्मेशन. जो आज इंडिया बना है इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, वॉर्स हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, तब जाकर ही आज का इंडिया बना है. तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले कई बार डाउट्स आता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, कि क्या ज़रूरी है हिस्ट्री जो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स जो ऑलरेडी कवर हो चुका है. इसमें प्रोटो हिस्ट्री है आपका, इसमें हिस्टोरिकल पीरियड आ जाता है, इसमें प्री हिस्ट्री आ जाती है. प्री हिस्ट्री ऐसा पार्ट था जो कि एंशियंट इंडिया में मैंने कवर किया हुआ है. इन एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. जिनको भी उस लेक्चर सीरीज़ के बारे में आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो हम लोग मॉडर्न के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न. लेकिन साथ साथ हिस्टोरियंस ने और भी पार्ट्स किए हैं जिसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड आपका हिस्टोरिकल पीरियड आता है. प्री हिस्ट्री वो पार्ट था जिसमें किसी भी तरीके से आपके पास कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं थे, तो उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है, जिसके आपको एविडेंसेस या सोर्सेस जो हैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स पे मिले हैं. सेकेंड चीज है प्रोटो हिस्ट्री, जिसके आपके पास रिटर्न एविडेंसेस हैं लेकिन वो रीडेबल नहीं है. लेकिन थर्ड पार्ट है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसके रिटर्न एविडेंसेस भी अवेलेबल है और वो रीडेबल भी है, वो अंडरस्टैंडेबल भी है. तो उसी पार्ट को हम लोग रीड करने वाले हैं, उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री के सभी सोर्सेस अवेलेबल हैं और उसी बेसिस पर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं. सेकेंड चीज़ जो मैं आपको कह रहा था कि डाउट आता है कि क्यों पास्ट इवेंट्स को पढ़ना, तो उसका आंसर ये सेकेंड लाइन में है कि आज का जो इंडिया बना है उसके पीछे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, बहुत सारी वॉर्स लड़ी गई हैं, उसके बाद आज का इंडिया बना है. तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो दैट्स वाई हिस्ट्री जो है वो आपके लिए एकेडमिकली तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ का आंसर करना है कि आज जो इंडिया फ्रेम हुआ है, आज जो इंडिया में पॉलिसीज़ हैं, आज जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह का क्यों है, आज हमारे पास किसी भी तरह के हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या सोशल इश्यूज़ हैं, उनके पीछे हमको जाना पड़ेगा, तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. तो हिस्ट्री हमारे लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो जाती है. तो द इंडिया दैट वी सी टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ वॉर्स हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी. हियर वी विल लर्न अबाउट मोर अबाउट द मुगल्स, द मराठास एंड मोर इंपॉर्टेंटली द राइज ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन आवर कंट्री. मुगल्स एंड मराठा वैसे तो मिडाइवल का पार्ट है, लेकिन आपको जो यूरोपियंस के बारे में, जो यूरोपियन का कॉमर्स इंडिया में इवॉल्व हुआ उसको समझने के लिए मुगल्स और मराठास को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है. तो उनके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करूंगा, उसके बाद हम लोग यूरोपियंस की तरफ बढ़ेंगे. तो विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द मराठास एंड मुगल्स, एंड we will then look at how cleverly the foreign rulers captured our country. तो cleverly की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की मेनली बात होगी, क्योंकि बाकी लोगों ने तो हमारे ऊपर रूल नहीं किया जितना ब्रिटिशर्स ने हमें यूज़ किया है, या हमारे ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट हुआ ब्रिटिशर्स का, पॉलिसीज़ फ्रेम की गई अलग अलग, और पॉलिसीज़ फ्रेम करने के साथ साथ थोपी भी गई हमारे ऊपर. तो ये सभी चीज़ें हम लोग समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें अगर हम बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स, ये यूरोपियन पावर्स जो भी थी ये इंडिया में क्यों आई, उसके क्या फैक्टर्स थे और ऐसा क्या इंडिया इनको अट्रैक्ट कर रहा था कि ये सब लोग जो है इंडिया की तरफ आए.
तो ये भी समझते हैं हम। तो यूरोपियंस केम इंडिया फॉर ट्रेड, ये लोग केवल किस लिए आए? ट्रेड के लिए। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे गेन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस ओवर द कंट्री। ये आए तो क्या करने थे? ट्रेड करने आए थे, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस भी कंट्री के ऊपर गेन कर लिया। अब ये कैसे गेन किया, ऐसे क्या इनको लूप होल्स यहाँ पर दिखाई दिए, उनको भी हम समझेंगे। यहाँ पे मैं कुछ हिंट कर रहा हूँ चीजें। जैसे ब्रिटिशर्स को सबसे पहले जो हिंट्स मिलना चालू हुए थे वो मुगल्स की तरफ से मिलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मुगल्स काफी वीक हो गए थे आफ्टर औरंगजेब। जब तक अगर हम बादशाह की बात करें, बादशाह बिलोंग्स टू बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। मतलब 1526 से 1707 तक का जो टाइम पीरियड है, वहां तक मुगल्स काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उसके बाद वीक मुगल रूलर्स आ गए थे, जिनमें लेटर मुगल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो लेटर मुगल्स में बहादुर शाह फर्स्ट हुआ, जहांदर शाह हुआ, रफी उद्दौला, रफी उद्दरजात, फरुखशियर। एक फरुखशियर जो था, उसने तो ब्रिटिशर्स को उनके खुद के कॉइन जो है मिंट करने के लिए कह दिया था। तो अगर कोई अपनी इकोनॉमी बनाने लगेगा तो वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डोमिनेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज वहां से अराइज हुई। तो यूरोपियंस को बहुत सारे ऐसे जो है इंडिकेशंस, या बोला जाए कि ऐसे साइंस दिखना स्टार्ट हो गए थे, जिनसे उनको समझ में आया कि हम ट्रेड के साथ और भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो उसका काफी फायदा उठाया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने दोनों चीज करी है, जो फॉरेन पावर्स थे उनको भी हराया और इंडियन पावर्स को भी हराया। तो वो मैं आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें यूरोपियन पावर्स के बारे में समझना है, तो बस उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यूरोपियंस जो आए इंडिया में वो ट्रेड के लिए आए, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस मिला है कंट्री में, और कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने हमारी वीकनेसेस जो है एक्सपोज कर दी। और दिस अल्टीमेटली लेड द ब्रिटेन रूलिंग ओवर इंडिया फॉर मोर देन 2 सेंचुरी। तो 200 साल तक लगभग इन्होंने हमारे ऊपर प्रॉपर्ली रूल किया है। पहले इन्होंने ट्रेड किया है। तो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पावर इन इंडिया वेयर इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था, तो काफी इमेंस वेल्थ थी हमारे पास। रिसोर्सेस आज भी बहुत ज्यादा हैं। एक है हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ चुका है, हमारे पास जो है लिटरेसी जो है वो प्रॉपर नहीं है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी को स्लो करते हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है ऐसा नहीं बोल सकते। तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा थी, इमेंस वेल्थ थी इंडिया के पास। वो एक बहुत बड़ा कारण था जो अट्रैक्ट कर रहा था यूरोप को। अब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, वहाँ पे जो है काफ़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। तो भी वो इस तरफ क्यों आए? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कोई भी जब मार्केट क्रिएट करता है, कोई भी ट्रेड करता है, तो उसको मार्केट चाहिए होता है। तो यूरोप का जो मार्केट, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से वो मार्केट सैचुरेट हो गया था, और उस सैचुरेशन के कारण जो वो अलग अलग कंट्रीज की तरफ ट्रेड जो है एक्सपैंड करने के लिए बढ़ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा रीजन जो यूरोपियंस को अट्रैक्ट करने का रहा इंडिया का, वो था इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया। इसके अलावा हैवी डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज, जैसे स्पाइसेस अगर हम आज भी बोलें तो सबसे ज़्यादा इंडिया ही इनको एक्सपोर्ट करता है। तो उस टाइम पे भी हैवी डिमांड थी इंडियन कमोडिटीज, स्पाइसेस की, कैलिकोस की, सिल्क की, बहुत सारे वेरियस प्रीशियस स्टोन, जेम स्टोन्स जो कहा जाता है, पोर्सिलेन। तो ऐसे कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उनकी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, और इसके कारण जो यूरोपियंस थे वो इंडिया की तरफ खिंचते चले आ गए। इसके अलावा यूरोपियन एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन इन द 15th सेंचुरी। जो यूरोपियंस थे वो शिप बिल्डिंग में भी काफ़ी आगे थे, नेविगेशंस में भी इनका काफ़ी जो है एडवांस थे। इसके कारण इन्होंने सी रूट जो है चूज किया था, और वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया। उसके पीछे भी एक चीज़ कही जाती है कि ऐसा तो नहीं था कि जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में, वास्को डिगामा से पहले कोई यूरोपियन इंडिया नहीं आया या कोई दूसरी कंट्री से इंडिया नहीं आया। बिल्कुल आया है, लेकिन उसने लैंड रूट से जो है इंडिया में, जो सिल्क रूट था वहां से इंडिया में बहुत सारे, एंशियन इंडिया में, मिडाइवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे जो इंडिया में आ रहे थे। जब से इंडो ग्रीक्स आए थे तो उस टाइम हमारे यहाँ हेलमेट्स, आपका ट्राउजर्स, हैट, बूट्स, ये सब इंडिया में आ चुके थे। ग्रीक कल्चर जब इंडिया में आया तो ये ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस ही सभी चीज़ें लेकर आए, उससे पहले भी आए थे। बट जो सी रूट से जो एक कनेक्शन हुआ साउथ ईस्ट एशिया का यूरोप से, वो यूरोपियंस का
बिगनिंग हुई वास्को डी गामा से। और उसके पीछे एक रीजन दिया जाता है कि जो ऑटोमन तुर्क्स थे, ऑटोमन तुर्क्स ने लैंड रूट ब्लॉक कर दिए थे। तो लैंड रूट ब्लॉक्स होने के कारण बेसिकली एक ही रास्ता था कि सी के थ्रू जाना। तो इसलिए कोलंबस ने अमेरिका को सर्च किया और वास्को डी गामा जो है निकले थे और उन्होंने इंडिया को सर्च कर लिया। तो बेसिकली ये जो एक बोला जाए कि कोइंसिडेंस बोल सकते हैं कि ऑटोमन्स तुर्क का लैंड रूट्स को ब्लॉक करना और साथ साथ इनका सी रूट से जो 1453 में लैंड रूट्स थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे ऑटोमन्स तुर्क के। तो न्यू सी रूट्स जो है डिस्कवर करने के लिए यूरोपियंस जो है अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते थे। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण बना जो वो इस तरफ से आए। तो कोलंबस ऑफ स्पेन जो थे उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1498 में, और 1498 में वास्को डिगामा जो पोर्टुगीज थे उन्होंने डिस्कवर किया इंडिया का, और ये आए थे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से। तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुगल्स की, क्योंकि आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ना है, तो मुगल्स जो थे वो डिसेंडेंट थे तिमूर के। ये तिमूर लंग ने इंडिया पे अटैक किया था 1398 में, जब तुगलक डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। तो जो मंगोल किंग था तैमूर, इसने काफ़ी अटैक किया था और तैमूर का जो एम्पायर कोलैप्स हो गया था इसकी डेथ के बाद 1405 में, और इंडिया स्लिप आउट हो गया था इसके हैंड से। और इसके बाद बेहलोल लोदी ने इंडिया पे रूल किया था बेसिकली। और बेहलोल लोदी जो थे ये अगर हम बात करें तो ये अफगान रूलर थे। जो लोधी डायनेस्टी आप दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे वो बेसिकली तो मंगोल से इंडिया स्लिप हो गया और लोकल मुस्लिम लीडर्स फॉर्म्ड स्मॉल स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। बट अ जनरेशन लेटर जो मंगोल लीडर्स थे उन्होंने वापस इंडिया पर इन्वेट करना स्टार्ट किया। ये पूरा आप मुगल्स में पढ़ेंगे कि कैसे दौलत खान लोधी और राणा सांगा जो है शेख मिर्जा के पास गए थे और वहां से उन्होंने मदद मांगी थी। तो बाबर आया था इंडिया और मंगोल लीडर्स इन्वेडेड इंडिया एंड फोर्स द इंडियंस इनटू अ न्यू एम्पायर, दैट इज मुगल एम्पायर। तो मुगल कुछ नहीं है, मंगोली है। मुगल इज एक्चुअली जस्ट एन इंडियन स्पेलिंग ऑफ मंगोल, तो इसलिए मंगोल को ही मुगल कहने लगे, तो हम उनको आज भी मुगल कहते हैं। और फर्स्ट मुगल एम्पर जो आया था दैट इज बाबर। 1526 से 1530 के बीच में इसने रूल किया था। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। तो मुगल्स उस तरीके से इंडिया में आए और ये इंडिया में 1526 से 1857 तक रहे, और इन्होंने ही तो परमिशन दी ब्रिटिशर्स को कि ट्रेड कंपनीज खोलने के लिए। तो वो सब चीजें आपको यहां समझने आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मराठास, तो मराठास भी एक बहुत बड़े पावर थे जो इंडिया में मुगल्स के बाद राइज हुए थे। तो राइज ऑफ द मराठास पावर वाज एन इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट एंड इट एक्सपोनेंशियली ट्रिगर्ड द एंड ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस इन इंडिया। और मराठास ने हिंदू राष्ट्र को जो है बढ़ावा दिया था। तो एक तरह से मुस्लिम डोमिनेंस को कम करने के लिए मराठास जो थे बेसिकली डेक्कन वाले पार्ट से साउथ इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। और मराठास चीफ्टेन ओरिजिनली सर्व द बीजापुर सुल्तान इन द वेस्टर्न डेक्कन, ये जो है बीजापुर के सुल्तान में वेस्टर्न डेक्कन में थे। और इसके बाद इनने खुद को इंडिपेंडेंट बना लिया था एंड दिस एरिया वाज अंडर द सीज ऑफ मुगल्स, और ये मुगल्स के ही अंदर था। और फिर आप मैं ऑलरेडी मराठास के ऊपर भी बता चुका हूँ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ये सीरीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मिडाइवल हिस्ट्री की। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी 55 लेक्चर्स में एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री मैंने कवर की हुई है, तो वो काफ़ी डिटेल्ड वर्जन है, आपको सभी चीज़ें समझने आएंगी। तो नेक्स्ट हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो पोर्टुगीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पोर्टुगीज ही थे जो इंडिया आए थे देन ब्रिटिशर्स। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पोर्टुगीज के बारे में बात करें तो पोर्टुगीज वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। ये पहले ऐसे यूरोपियंस थे जिन्होंने डायरेक्ट सी रूट इंडिया का डिस्कवर किया था, और इट वाज ऑन May 20, 1498 पोर्टुगीज सेलर वास्को डिगामा अराइव एट कैलीकट। ये कैलीकट केरला में है, वहां पे अराइव हुए थे। और यहाँ के जो लोकल किंग थे जेमुरिन, the local rule welcomed him and gave him lot of higher privileges. He stayed in India for around 3 months, और ये जो है जेमुरिन ने इनका काफ़ी जो है स्वागत किया था, और ये 3 महीने तक इंडिया में रहे थे। और ये अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है, आप कभी मैप पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली वहां से ये इंडिया में आए थे। इसके अलावा आफ्टर दैट वास्को डिगामा रिटर्न विद अ रिच कार्गो, बहुत सारा सामान लेकर गए थे, एंड ही देन सोल्ड द सेम इन द यूरोपियन मार्केट एट एन
एक्सऑर्बिनेंट प्राइस, काफी ज्यादा प्राइस में इन्होंने यहाँ से जो चीजें लेकर गए थे वो वहां पर जाकर बेची थी और उनको बहुत अच्छा प्राइस मिला था। इट वाज मोर देन 60 टाइम द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयज। जितना भी उनकी जो उन्हें वॉयज था उनका सी रूट से, जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसको वॉयज कहते हैं, तो बेसिकली जितना भी उन्होंने ट्रैवल करने में उनका जितना खर्चा आया था उससे 60 गुना उन्होंने कमा लिया था जो इंडिया से लेकर गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा वेल्थ जो थी इंडिया को, एक इमेंस वेल्थ जो थी इनको अट्रैक्ट कर रही थी। बट सून वास्को डी गामा रिटर्न टू इंडिया फॉर द सेकंड टाइम, आए थे ये 1501 में, 3 साल बाद वापस आए एंड ही सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट Cananore. With the establishment of trade links, Calicut, Cananore, Cochin emerged as the significant Portuguese center in India. और साथ साथ इन्होंने ट्रेड सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिए थे। और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ये वास्को डिगामा ने ही फॉर्म की थी 1498 में, और इसके हेडक्वार्टर्स जो थे पहले कोचिन रहा 1510 से 1530 तक, और सेकेंडली गोवा रहा 1530 से 1961 में। तो सबसे पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो पोर्टुगीज थे, और सबसे बाद में गए ब्रिटिशर्स तो 1947 में छोड़कर चले गए थे, ये 1961 तक रहे। गोवा 1961 में जाकर आज़ाद हुआ है, और बेसिकली तो ये जो है 1961 तक हमारे पास हमारे ऊपर पोर्टुगीज जो थे वो रूल कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोर्टुगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियंस टू come to India in 1498, और वास्को डिगामा डिस्कवर्ड डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, और ही सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री। इन्होंने एक जो ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैनानोर में, और ग्रेजुअली कैलिकट, कैनानोर, कोचिन जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन गए थे पोर्टुगीज के। और 15010 में गोवा वाज कैप्चर्ड बाय अल्फोंसो डू अल्बर्डिक्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर थे पोर्टुगीज के, इन्होंने काफी पार्ट्स पोजीशन किया था, और हिज पॉलिसी वाज द ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी भी यहाँ पर स्टार्ट की थी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में बात करें तो ये एक तरह के जैसे टोल्स होते हैं, आपने टोल पर पैसे दिए होंगे कभी, आप टोल क्रॉस करते हैं, तो इन्होंने सी के अंदर टोल पॉलिसी ला दी थी कि कोई शिप जाता था उस रूट से तो उनको पैसा देना पड़ता था। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए काफी फेमस थे अल्बर्क्यू, काफी जो है एक ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, और इन्होंने पोजीशन किया इंडिया में। इट मीन टू कंट्रोल द टेरिटरी ऑफ इंडिया। They brought Daman, Diu, a vast coastal region under their control by the end of 16th century। और 16th century के अराउंड जो है इन्होंने दमन, दीव और बहुत सारा कोस्टल रीजन जो है कैप्चर कर लिया था। बट देयर मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एज दे कुड नॉट compete with powerful European powers, the Dutch, British, who came with the same motive as that of Portuguese। तो इनकी मोनोपोली ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, इनके कंपटीशन में और भी यूरोपियंस आ गए, डच आ गए जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते थे, और ब्रिटिशर्स ने इनके साथ एक बैटल लड़ा था जिसको कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली जो है इंग्लिश और पोर्टुगीज के बीच में लड़ा गया था, और पोर्टुगीज वाज डिफीटेड बाय इंग्लिश, और सूरत जो है कॉन्कर कर लिया गया था। और फाइनली जो है इनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, और उसके बाद इनको गोवा जो है तक जो है कन्फाइंड कर दिया गया था, फिर ये गोवा में ही रहे आफ्टर 1530 से 1961 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश जो थे, द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द आउटकम ऑफ पोर्टुगीज ट्रेडर्स। जब पोर्टुगीज यूरोपियन मार्केट्स में इंडिया की जो चीजें ले जाकर बेच रहे थे और इतना प्रॉफिट कमा रहे थे, तो उनका जो ध्यान था ब्रिटिशर्स का वो थोड़ा इंडिया की तरफ खिंचा। तो दे अर्न enormous profits by selling their merchandise in India, and the English merchants were motivated by the awesome business stories of the Portuguese। तो इनकी जो इतना हेवी प्रॉफिट कमा रहे थे उसको जो है उससे देखकर इंग्लिश भी जो है अट्रैक्ट हो गए, एंड दे फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1599। अब आप सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में तो पहला सेटलमेंट इंडिया में किया, और 1599 में इनने कंपनी बना ली। तो बेसिकली कंपनी जब तक नहीं बनाते तो ये इंडिया कैसे आते हैं, क्योंकि इनको परमिशन लेनी पड़ती थी वहां से। तो इन्होंने एक जो है एक स्ट्रक्चर बना दिया कि हम एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो दे फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1599। और ये जो है इन्होंने अपना लक ट्राई किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इनको कंपनी को एक रॉयल चार्टर मिला। क्वीन एलिजाबेथ जो थी उन्होंने इनको 15 साल तक की परमिशन दी कि ये ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस चार्टर ऑथराइज इट टू कंटिन्यू न्यू ट्रेड्स इन द ईस्ट। और इसको ईस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो यूरोप जो है वो वेस्टर्न साइड है और इंडिया जो है ईस्टर्न साइड है, तो इन्होंने कंपनी का नाम ही रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्वीन ने जो है शेयर होल्डर जो है क्वीन भी इसकी शेयर होल्डर थी कंपनी की, और इन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप जाकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हो।
अब उस समय अगर हम बात करें 1600 में, तो 1600 में रूल चल रहा था अकबर का। अकबर ने 1556 से 1605 तक रूल किया था। तो बेसिकली 1601 में एलिजाबेथ वन ने साइन किया था चार्टर, 15 इयर्स तक मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स दिए थे कि कोई भी इंग्लिश कंपनी दूसरी नहीं जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी वहां ट्रेड कर सकती है। तो फाइनली इनको जब ये परमिशन मिली तो ये इंडिया की तरफ अप्रोच हुए। सब्सिक्वेंटली इन 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, और कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था मुगल कोर्ट में और जहांगीर की कोर्ट में कि वो परमिशन जो है लेना चाहते थे कि फैक्ट्री ओपन हो कि ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 1600 में क्यों नहीं हुआ, तो 1600 में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग आए थे लेकिन अकबर ने इनसे मिलने से मना कर दिया था और ये प्रॉपर एक मीटिंग नहीं हो पाई थी। तो फाइनली जो है इनको काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा था इंडिया में। ये पहले अपना एक तरह से एक एस्टैब्लिशमेंट भी कर रहे थे और फाइनली जो है 1608 में विलियम हॉकिंस आए, मुगल एम्परर जहांगीर से मिले और पर्पस ऑफ विजिट जो था सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज जो था उसको बताना और साथ साथ कंपनी को स्टैब्लिश करना था। तो ही वॉज सक्सेसफुल इन रिसीविंग द रॉयल परमिट ऑफ द कंपनी। नाउ द कंपनी हैड द परमिशन टू स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्रीज एट वेरियस प्लेसेस अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद इनको इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में बेसिकली राइट्स मिल गए थे। और आफ्टर द डेथ ऑफ 1608 में एक और चीज हुई थी कि डेथ हो गई थी एलिजाबेथ वन की। इसके बाद जेम्स वन को अपॉइंट किया गया था रूलर ऑफ इंग्लैंड का, और इन्होंने चार्टर जो था, जो एक चार्टर 15 साल के लिए दिया था क्वीन एलिजाबेथ ने, उन्होंने इनफाइनाइट टाइम के लिए, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए उसको अलाउ कर दिया था, वो कितने टाइम तक भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले वेस्टर्न जो रीजन था वहां से स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, और आफ्टर सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग इट्स फैक्ट्रीज इन द साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी फोकस्ड ऑन ईस्टर्न इंडिया। इन्होंने पहले वेस्ट पार्ट को देखा, उसके बाद ये ईस्ट पार्ट टारगेट करने लगे। इट स्पेसिफिकली टारगेटेड बंगाल विच वाज अ सिग्निफिकेंट प्रोविंस इन द मुगल एम्परर। फिर इन्होंने बंगाल को देखा जो कि काफी रिच प्लेस थी, और द गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे शुजाउद्दौला थे। और इन 1651 एडी गवर्नर अलाउड द इंग्लिश कंपनी टू कैरी आउट इट्स ट्रेड एक्टिविटी इन बंगाल। और वहां के भी जो नवाब थे बेसिकली शुजाउद्दौला, उन्होंने भी इनको अलाउ कर दिया था कि ये ट्रेड कर सकते हैं बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर कॉटन बहुत होता था, जूट बहुत होता था जो कि गोल्डन फाइबर कहलाता, तो ये सब चीजें अट्रैक्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सब्सिक्वेंटली इन 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इसके बाद जो है बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कुछ चीजें, तो ये एक एक्सपेंशन हुआ इन द ईस्ट और एज वेल एज इन द वेस्ट। तो अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, तो वो यही चीज हुई कि 1608 में कंपनी ने सबसे पहला सेटलमेंट किया था सूरत में, फिर बॉम्बे में, फिर कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम, मद्रास, इन सब जगहों तक ये एक्सपैंड होते रहे। तो होप ये सभी चीजें आपको समझने आई होंगी। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स के बारे में और मैं आगे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल एडवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी चीजें यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि अलग से मैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें मैं और भी चीजें डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे बस मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एडवेंट कैसे हुआ यूरोपियंस का इंडिया में, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो होप ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यू कैन कनेक्ट अस ऑन यूपीएससी नेक्स्ट एट इंस्टाग्राम एज वेल एज दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगी इस नंबर पे, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।